अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को हैरान कर देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिस्र के पिरामिड, भारत के मंदिर और माया सभ्यता की खगोलीय गणनाएं, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हैं? या फिर हमारी प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में इतनी विकसित थीं कि आज का विज्ञान भी उनके सामने छोटा पड़ जाए? इतिहास की गहराइयों में छिपी हुई ऐसी तकनीकें मिलती हैं जिनकी सटीकता और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कहीं पर पत्थरों को ऐसे तराशा गया है मानो लेजर से काटा गया हो, तो कहीं पर हजारों साल पहले ऊर्जा और बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। कुछ जगहों पर जल प्रबंधन इतना उन्नत था कि आधुनिक सभ्यता भी उससे सबक ले सकती है, और कुछ आविष्कार ऐसे थे जो मानो भविष्य की झलक दिखाते हों। तो तैयार हो जाइए एक रहस्यमय सफर के लिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं उन 10 प्राचीन तकनीकों के बारे में जो विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। नंबर 1, तक्षशिला और नालंदा की नैनोटेक जैसी विज्ञान प्रणाली। प्राचीन ज्ञान जो आज भी विज्ञान को चौंकाता है। सभ्यता की शुरुआत में जब मानव बस जीने की कोशिश कर रहा था, तब भारत की धरती पर ऐसी ज्ञान की रोशनी चल रही थी जिसे आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कहती है। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला और नालंदा जैसी प्राचीन विश्वविद्यालयों की, जहां हजारों साल पहले ऐसे रहस्यमय विज्ञान की पढ़ाई होती थी जो आज के साइंस की सीमाओं को भी चौंका दे। उस दौर के ग्रंथों में सूक्ष्म तत्वों की चर्चा है, यानी ऐसे बारीक कण जो न सिर्फ हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। आज जब क्वांटम फिजिक्स और नैनो पार्टिकल्स की बात होती है, तो एक बार लगता है कि जैसे यह बातें तक्षशिला के किसी प्राचीन शिक्षक की कक्षा से निकलकर ही विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक पहुंची हो। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली गणना प्रणाली में त्रिकालदर्शी गणित का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा विज्ञान जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की गणना करने की क्षमता रखता था। इसमें ज्योतिष सिर्फ भाग्य जानने का साधन नहीं था, बल्कि उसे खगोलीय गणनाओं और भौगोलिक उन्नयन से जोड़कर समय की गहराई में झांकने का यंत्र माना जाता था। यह समझ इतनी उन्नत थी कि घटनाओं के घटने और घटने से पहले के संकेतों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता था, मानो विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हों। तक्षशिला में चिकित्सा, धातु कर्म और जीवन ऊर्जा पर आधारित जो ज्ञान दिया जाता था, उसमें प्राण नाम की उस शक्ति की बात होती थी जो शरीर के सूक्ष्म स्तर पर हर कोशिका को नियंत्रित करती है। यह समझ इतनी गहराई तक जाती थी कि वहां के छात्र यह जानते थे कि शरीर में कौन सी धातु, कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी ध्वनि शरीर के सूक्ष्मतम स्तर को कैसे प्रभावित करती है। प्राण की यह अवधारणा आधुनिक बायोएनर्जी से मिलती जुलती लगती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह होता है, और अगर यह बाधित हो जाए तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। आज जब नैनो मेडिसिन की मदद से कोशिकाओं में दवाएं पहुंचाई जा रही हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह ज्ञान वास्तव में नया है या हम बस उन्हीं पग चिन्हों पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले छोड़ गए थे। आधुनिक विज्ञान जब कोशिका स्तर पर दवा पहुंचाने की बात करता है, तो तक्षशिला और नालंदा का यह ज्ञान याद आता है, जहां हजारों साल पहले ही यह सिखाया जाता था कि औषधियों और तत्वों का प्रभाव शरीर की गहराई तक कैसे जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों की पढ़ाई केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी थी, यानी छात्र प्रयोगों के माध्यम से यह समझते थे कि किस तरह ध्वनि का कंपन शरीर पर असर डालता है, किस तरह धातुओं की ऊष्मा या जड़ी बूटियों के रसायन कोशिकाओं को बदल सकते हैं। यह शिक्षा जीवन को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर देखती थी, और यही कारण था कि तक्षशिला और नालंदा केवल शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि भविष्य की झलक देने वाले प्रयोगशाला थे। सोचिए, हजारों साल पहले जब बाकी दुनिया अंधकार में थी, तब भारत की धरती पर ऐसे विश्वविद्यालय थे जो न सिर्फ जीवन के रहस्यों को समझते थे बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की विधियां भी जानते थे। यही वजह है
कि आज भी तक्षशिला और नालंदा का नाम लेते ही मन में सवाल उठता है, क्या यह सब केवल दार्शनिक सोच थी या वास्तव में ऐसी प्राचीन नैनो टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसे समय की धूल ने ढक दिया। नंबर 2, बगदाद बैटरी। 2000 साल पुरानी बिजली का रहस्य। साल था 1938 का। बगदाद के पास एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी चीज सामने आई। एक साधारण दिखने वाला 6 इंच लंबा मिट्टी का बर्तन, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ असाधारण छुपा हो सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस बर्तन के अंदर एक तांबे की रॉड और लोहे का पतला सिलेंडर था, और इन दोनों के बीच ऐसा पदार्थ पाया गया जो एसिड जैसा प्रतीत हो रहा था। शुरू में तो सभी ने इसे किसी धार्मिक या रस्म से जुड़ी वस्तु समझा, लेकिन जब जर्मन पुरातत्वविद विल्हेल्म कोनिक ने इसका विश्लेषण किया तो उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। क्या यह प्राचीन बैटरी हो सकती है? उन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया, और जब इसमें सिरका या नींबू का रस जैसा एसिडिक लिक्विड डाला गया तो इसने सच में बिजली पैदा की। उस पल मानो इतिहास का चेहरा बदल गया, क्योंकि अगर यह वाकई बैटरी थी तो इसका मतलब था कि 2000 साल पहले लोग बिजली की शक्ति को जानते थे। सवाल यह उठता है कि आखिर इतने पुराने समय में लोग बिजली का क्या करते थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह उपकरण इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी धातु की सतह पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए। यह तकनीक आज भी उपयोग में है, और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में लोग न सिर्फ बिजली से परिचित थे, बल्कि उसका इस्तेमाल कला और आभूषण बनाने में भी करते थे। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उपकरण धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा होगा। हो सकता है इसे दिव्य शक्ति का आभास कराने के लिए प्रयोग किया जाता हो। कल्पना कीजिए, अगर किसी साधारण इंसान को इस बैटरी से हल्का झटका दिया गया होगा तो वह इसे देवताओं की शक्ति मान बैठता। इतिहासकारों का एक वर्ग यह भी कहता है कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। शायद यह बर्तन किसी और काम के लिए बनाया गया हो और हमें वह रहस्यमयी तरकीब कभी समझ न आए। लेकिन जब प्रयोगों से यह साबित हो गया कि इससे वास्तव में बिजली उत्पन्न हो सकती है तो शक और भी गहरा गया। अब जरा सोचिए, 2000 साल पहले की दुनिया, जहां लोग आग और पानी जैसे मूलभूत तत्वों को ही ईश्वरीय मानते थे, वहां अगर किसी के हाथ में बिजली पैदा करने वाला उपकरण होता तो वह इंसानों की नजर में देवता ही कहलाता। यह भी कहा जाता है कि बगदाद बैटरी से इतनी बिजली निकल सकती थी जो छोटे छोटे प्रयोगों या धार्मिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त थी। आज के दौर में वैज्ञानिकों ने इस बर्तन की कई बार प्रतिकृति बनाई और हर बार यह सिद्ध हो गया कि इसमें बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। लेकिन असली सवाल वही रह गया, इस बिजली का इस्तेमाल किस लिए होता था? क्या प्राचीन सभ्यता इतनी विकसित थी कि वे तकनीक का उपयोग सजावट और धातु परत चढ़ाने जैसे कार्यों के लिए कर रहे थे, या फिर यह किसी खोई हुई ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा था जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि यह बैटरी केवल एक शुरुआत थी और इसके पीछे एक पूरी तकनीक छिपी थी जो समय के साथ खो गई। अगर यह सच है तो शायद हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी उस राह पर चल रही है जिसे हमारे पूर्वज बहुत पहले समझ चुके थे। बगदाद बैटरी आज भी पुरातत्व और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह छोटा सा बर्तन एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो आज भी अधूरा है। क्या हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं या फिर बार बार उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं जिसे प्राचीन सभ्यताएं पहले ही जान चुकी थीं? नंबर 3, पिरामिड की ऊर्जा प्रणाली। एक मकबरा या प्राचीन पावर प्लांट। कहते हैं हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है, लेकिन अगर वह पत्थर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का हिस्सा हो तो वो कहानी एक रहस्य बन जाती है। हम सब ने स्कूल की किताबों में यही पढ़ा था कि पिरामिड एक मकबरा था, एक विशालकाय कब्र जहां मिस्र के राजा और फिरौन को दफनाया जाता था। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह सिर्फ एक दिखावा था और असली मकसद कुछ और था, कुछ ऐसा जो आज भी वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ग्रेट पिरामिड की जिस किंग्स चेंबर को हम महज एक कक्ष समझते हैं,
वह पूरा सॉलिड ग्रेनाइट से बना है। वही ग्रेनाइट जो केवल कठोर ही नहीं बल्कि उसमें पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी उस पर दबाव पड़ने पर यह ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और वह भी एक विशेष आवृत्ति में। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि पिरामिड का हर पत्थर केवल दीवार बनाने का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह ऊर्जा को उत्पन्न और प्रवाहित करने वाला माध्यम भी हो सकता था। पिरामिड का पूरा ढांचा जिस तरह से बनाया गया है वह भी संयोग नहीं लगता। इसकी ऊंचाई, कोण और आंतरिक मार्ग इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जैसे यह कोई एंटीना या प्राचीन वायरलेस ऊर्जा डिवाइस हो। आधुनिक शोधकर्ताओं ने यहां तक कहा है कि पिरामिड के अंदर का हर रास्ता, हर कक्ष और हर दीवार ऊर्जा को फोकस करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए बनाई गई हो सकती है। कई रिसर्चर मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक विशालकाय पावर प्लांट था। इसका उद्देश्य था पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को इकट्ठा करना, उसे केंद्रित करना और फिर उसे ट्रांसफर करना। यह सोच आज के वायरलेस पावर ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो बिजली, चुंबकीय तरंगों और ऊर्जा प्रवाह को समझती थी और उनका इस्तेमाल कर रही थी। पिरामिड की लोकेशन भी इस विचार को और मजबूत करती है। यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच लगभग पूर्ण ज्यामितीय संतुलन पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, इसके भीतर की सुरंगें और चेंबर इस तरह से रखे गए हैं कि मानो यह पृथ्वी के कंपन और ऊर्जा तरंगों को पकड़ने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हों। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि पिरामिड के भीतर खास जगहों पर खड़े होने पर ध्वनि का कंपन अलग तरीके से गूंजता है। यह गूंज साधारण गूंज नहीं बल्कि एक विशेष आवृत्ति का ध्वनि प्रतिध्वनि है जो ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देती है। क्या यह संयोग है या फिर हजारों साल पहले किसी ने ध्वनि तरंगों और ऊर्जा को एक साथ मिलाकर किसी गुप्त तकनीक का निर्माण किया था? इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा अब भी यही मानता है कि पिरामिड केवल एक समाधि स्थल था। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह केवल कब्र था तो इसमें इतनी अद्भुत ज्यामिति, ऊर्जा प्रवाह से मेल खाते पत्थर और रहस्यमयी चेंबर क्यों बनाए गए? क्या सिर्फ राजा को दफनाने के लिए इतनी जटिलता जरूरी थी, या फिर यह सच है कि यह एक एनर्जी मशीन थी जो उस समय की सभ्यता की तकनीकी ऊंचाई को दर्शाती है? आज भी वैज्ञानिक पिरामिड के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कई शोधों के बाद भी यह सवाल अधूरा है, क्या यह सच में मकबरा था या एक प्राचीन पावर प्लांट? और अगर यह पावर प्लांट था तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? क्या यह पूरी सभ्यता को ऊर्जा देने का स्रोत था या फिर किसी आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुष्ठान का हिस्सा? ग्रेट पिरामिड अपने रहस्य से आज भी दुनिया को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी प्राचीन सभ्यताएं उतनी साधारण नहीं थीं जितना हम मानते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वह सब जान लिया था जिसे हम आधुनिक विज्ञान मानकर आज गर्व से खोज रहे हैं। नंबर 4, उड़ने वाले विमान, प्राचीन आकाशगामी रहस्य। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब इंसान धरती पर चलना ही सीख रहा था तब आसमान में कुछ ऐसी चीजें उड़ रही थीं जिनका जिक्र आज भी हमारी सभ्यताओं के सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज है। उन्हें विमान कहा गया, लेकिन यह कोई साधारण उड़ने वाले यंत्र नहीं थे। यह थे धातु से बने, अद्भुत तकनीक से चलने वाले ऐसे वाहन जो सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे और अंतरिक्ष की गहराइयों में भी सफर कर सकते थे। रामायण, महाभारत और विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में इन विमानों के डिटेल्ड डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया और संचालन तक की जानकारी दी गई है। वहां पर सिर्फ यह नहीं कहा गया कि विमान उड़ते थे, बल्कि यह भी बताया गया कि उनके अलग अलग प्रकार थे और उनका इस्तेमाल किस परिस्थिति में किया जाता था, जैसे शकुन विमान, सुंदर विमान और रुक्म विमान। इन विमानों की संरचना, विंग्स की दिशा, इंजन जैसी यांत्रिक संरचनाएं और यहां तक कि पायलट की सीट तक का वर्णन विस्तार से मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि हजारों साल पहले इंसान ऐसी तकनीक की कल्पना कैसे कर सकता था? अगर यह केवल किसी कवि की कल्पना होती
तो इसमें इतनी तकनीकी बारीकी क्यों होती? क्यों हर विमान के अलग अलग प्रकार और उनकी संरचनाएं अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वर्णित की गई? यह ऐसे विवरण हैं जो केवल तकनीकी समझ रखने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। विमानिका शास्त्र में यह भी कहा गया है कि ये विमान मंत्र शक्ति, सौर ऊर्जा और कुछ रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण रोधी शक्तियों से चलते थे। इसका मतलब यह है कि प्राचीन विद्वान केवल उड़ने की कल्पना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ऊर्जा स्रोतों के भी प्रयोग कर रहे थे। आज के वैज्ञानिक जब एंटी ग्रेविटी रिसर्च या सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसी पुराने ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जिसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जानते थे। 20वीं सदी में नासा के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने जब विमानिका शास्त्र में बताए गए डिजाइनों को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने माना कि इनमें से कई स्ट्रक्चर आधुनिक एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों से मेल खाते हैं, यानी हजारों साल पहले लिखी गई बातें आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर खरी उतरती हैं। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि तकनीकी समझ का प्रमाण प्रतीत होती है। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि यह ज्ञान किसी प्राचीन अत्यंत विकसित सभ्यता से आया हो सकता है जो समय की रेत में कहीं खो गई। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह तकनीक बाहरी ग्रहों से आए प्राणियों द्वारा साझा की गई होगी और यही कारण है कि इसमें ऐसी बातें दर्ज हैं जो सामान्य मानवीय समझ से परे हैं। कल्पना कीजिए, अगर उस समय वास्तव में ऐसे विमान थे तो उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? क्या उनका उद्देश्य युद्ध था जैसा महाभारत में वर्णित है, या फिर वे अन्वेषण और ज्ञान की खोज के साधन थे? महाकाव्यों में विमानों से लड़े गए युद्धों का जिक्र मिलता है जहां आकाश में भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं। यह सब सुनकर ऐसा लगता है मानो हम किसी आधुनिक विज्ञान फिल्म का दृश्य देख रहे हों। लेकिन जब यही बातें हजारों साल पुराने ग्रंथों में दर्ज हों तो वे केवल कल्पना भर नहीं लगती। अगर विमानों का अस्तित्व सच था तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि ऐसी तकनीक समय के साथ कहां खो गई? क्या किसी आपदा, युद्ध या प्राकृतिक प्रलय ने उस सभ्यता को समाप्त कर दिया और उसका ज्ञान नष्ट हो गया? या फिर यह जानबूझकर छिपा दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी शक्ति का दुरुपयोग न करें? विमान और विमानिका शास्त्र आज भी रहस्य बने हुए हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता तकनीकी रूप से उतनी साधारण नहीं थी जितना हम समझते हैं। हो सकता है कि वे वास्तव में आकाश में उड़ने और अंतरिक्ष तक पहुंचने की तकनीक जानते थे, और अगर ऐसा है तो यह निश्चित है कि हम आज भी उन्हीं पगचिह्नों पर चल रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज हजारों साल पहले छोड़ गए थे। नंबर 5, धौलावीरा का जल प्रबंधन सिस्टम। रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, तपती हुई धरती, चारों तरफ बेजान रेत और उसी के बीच छिपा है हजारों साल पुराना रहस्य। जहां आज सन्नाटा पसरा है, कभी वहां एक उन्नत सभ्यता की गूंज सुनाई देती थी। इसका नाम है धौलावीरा। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं था बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा गढ़ था जिसने जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक विकसित की थी जो आज की आधुनिक दुनिया को भी चौंका देती है। जहां आज की दुनिया जल संकट से जूझ रही है, वहां यह सभ्यता वर्षा जल को सहेजने, उसे शुद्ध करने और सावधानी से इस्तेमाल करने की तकनीक जानती थी, और वह भी तब जब लोहा तक ढंग से पिघलाना शुरू नहीं हुआ था। धौलावीरा के लोग पानी की हर बूंद की कीमत समझते थे। जब बादल बरसते तो शहर का पूरा ढांचा इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी बर्बाद न हो। खास तरह से बनाए गए पत्थरों और ढलान वाले रास्तों से वर्षा का पानी बहकर विशाल टैंकों और रिजर्वायर में जमा होता था। ये टैंक केवल गड्ढे नहीं थे, बल्कि इनमें एक अद्भुत फिल्टरिंग सिस्टम भी था। पानी पहले मोटे पत्थरों से गुजरता, फिर महीन रेत से और आखिर में कोयले जैसी संरचनाओं से होकर साफ और पीने योग्य बन जाता था। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में ओवरफ्लो चैनल भी बनाए गए थे। जब टैंक भर जाते तो अतिरिक्त पानी दूसरे टैंकों में मोड़ा जाता। यह पानी खेती के काम आता या नागरिकों की दैनिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता, यानी हर बूंद का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाता था। यह सब उस समय हो रहा था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग केवल नदियों और झरनों पर निर्भर थे,
धौलावीरा की यह जल प्रबंधन प्रणाली बताती है कि वहां के लोग केवल वर्तमान की जरूरतें नहीं देखते थे, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखते थे। रेगिस्तान जैसी जगह पर जहां पानी का मिलना मुश्किल था, वहां पर उन्होंने पूरे शहर को इस तरह से बसाया कि कभी पानी की कमी ना हो। शहर के घर, किले और रास्ते सभी इस जल संरचना से जुड़े हुए थे, मानो पूरा नगर एक ही जल नेटवर्क पर टिका हो। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट की बात करते हैं, तो धौलावीरा की यह तकनीक हमें चौंकाती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि हजारों साल पहले लोग पर्यावरण के साथ कितना संतुलन बनाकर जीते थे। उन्होंने पानी को केवल उपयोग की चीज नहीं माना, बल्कि उसे जीवन का आधार माना। और यही कारण है कि धौलावीरा जैसे कठोर वातावरण में भी सभ्यता पनप सकी। इतिहासकारों का कहना है कि यह तकनीक केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं थी, बल्कि यह उस सोच का प्रमाण थी जिसमें प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक थे। वहां का हर नागरिक इस प्रणाली का हिस्सा था और उसे बनाए रखने में सहयोग करता था। यही कारण है कि हजारों साल पहले बना यह शहर आज भी अपने खंडहरों के जरिए हमें जल प्रबंधन का सबसे बड़ा सबक देता है। अगर आज की दुनिया इस प्राचीन तकनीक से सीख ले, तो शायद जल संकट से निपटना आसान हो जाए। धौलावीरा हमें यह सिखाता है कि असली विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन दे सके। यही कारण है कि धौलावीरा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह भविष्य की झलक भी है। तो सवाल यही है, क्या हमें आधुनिक जल संकट से निपटने के लिए अपने अतीत में झांकना होगा? क्या हमें फिर से वही तकनीक अपनानी होगी जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही खोज चुके थे? धौलावीरा की खामोश दीवारें आज भी यही सवाल दोहराती हैं। नंबर 4, प्राचीन ड्रिलिंग और कटिंग तकनीक, पत्थरों में छुपी अकल्पनीय सटीकता। दुनिया ने टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को अभी कुछ ही सदियों में छुआ है, लेकिन कुछ सवाल आज भी अतीत में उलझे पड़े हैं। यह बात उस समय की है जब ना तो लेजर थे, ना ही आधुनिक कटिंग मशीनें। फिर भी पत्थरों को ऐसे तराशा गया है जिसे देखकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी शर्मा जाए। एलोरा की गुफाएं और पेरू का प्यूमा पुंकू, ये दो स्थान आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए पहेली बने हुए हैं। एलोरा की गुफाओं में बना कैलाश मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है, यानी एक ही विशाल चट्टान को तराशकर मंदिर निकाला गया। सोचिए, हजारों टन वजनी पत्थर को बिना आधुनिक मशीनरी के हटाना और फिर उसमें इतने बारीक और जटिल नक्काशी करना कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ के पत्थरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की कटिंग देखने को मिलती है। यह कटिंग इतनी सटीक है कि 90 डिग्री के कोण बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। यह केवल साधारण औजारों से संभव नहीं लगता। दूसरी ओर प्यूमा पुंकू है, जो पेरू के टिवानाकू सभ्यता का हिस्सा है। वहां की चट्टानें डायोराइट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बनी हैं। इन पर जो कट्स और छेद बनाए गए हैं, वे आज भी इंजीनियरिंग की चुनौती बने हुए हैं। डायोराइट को काटने के लिए आज भी स्टील ड्रिल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हजारों साल पहले यह कैसे संभव हुआ? वहां मौजूद पत्थरों पर जो ग्रूव्स और छेद बने हैं, वे इतने समान और सीधे हैं कि मानो किसी रोबोटिक लेजर से बनाए गए हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन जगहों पर किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा जिसे हम भूल चुके हैं, जैसे साउंड वेव टेक्नोलॉजी, वाइब्रेशनल टूल्स या फिर किसी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी का प्रयोग। सोचिए, अगर ध्वनि तरंगों या कंपन से पत्थरों को काटा गया होगा तो यह कितना चमत्कारी होता। वहीं कुछ लोग इसे एलियन इंटरवेंशन से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन काल में बाहरी ग्रहों से आए प्राणी इंसानों को तकनीक सिखाते थे, और शायद यही वजह है कि इन स्थलों पर हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस युग के हिसाब से असंभव लगती हैं। एलोरा की गुफाओं में बनी मूर्तियों और नक्काशी की बारीकी देखकर आज के डिजाइनर्स भी चौंक जाते हैं। यह केवल कला नहीं, बल्कि तकनीकी कौशल का भी प्रमाण है। एक छोटी सी गलती और पूरा ढांचा गिर सकता था, लेकिन वहां का हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है। यह बताता है कि वहां के शिल्पकार सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। प्यूमा पुंकू में मौजूद एच आकार के पत्थर
जिनके जोड़ इतने परफेक्ट हैं कि उनमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। यह सवाल उठाते हैं कि क्या वहां प्राचीन मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, यानी पहले से तैयार ब्लॉक्स जिन्हें जोड़कर विशाल संरचना बनाई गई। यह वही तरीका है जिसे आज आधुनिक आर्किटेक्चर में प्रयोग किया जाता है। अगर यह सब साधारण हथौड़े और चीनी से किया गया था तो यह मानवीय क्षमताओं की चरम सीमा है। लेकिन अगर इसमें कोई खोई हुई तकनीक का इस्तेमाल हुआ था तो इसका मतलब है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं उन रहस्यों को जानती थीं जिन्हें हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। एलोरा और प्यूमा पुंकू हमें यह सिखाते हैं कि अतीत केवल कहानी नहीं है, बल्कि उसमें विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे। यह वही अतीत है जिसकी गहराई को आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। शायद यही कारण है कि ये जगहें आज भी जीवित रहस्य बनी हुई हैं। नंबर 7, आर्किमिडीज का डेथ रे, प्राचीन लेजर हथियार का रहस्य। इमेजिन करो एक शांत समंदर का किनारा, दूर से दुश्मन के जहाज धीरे धीरे पास आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही एक तेज रोशनी की किरण चमकती है और देखते ही देखते जहाज में आग लग जाती है। ना कोई तीर, ना बारूद, सिर्फ सूरज की रोशनी और एक गुप्त तकनीक। यह वही रहस्य है जिसे आज की दुनिया आर्किमिडीज का डेथ रे कहती है। यह कहानी 212 ईसा पूर्व की है। यूनान के महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक और आविष्कारक आर्किमिडीज ने एक ऐसा हथियार बनाया था जिसे सुनकर ही असंभव लगता है। कहा जाता है कि उन्होंने कई चमकदार कांस्य दर्पणों को खास एंगल पर इस तरह से सेट किया कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती तो सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकस होती थीं। परिणाम स्वरूप लकड़ी के दुश्मन जहाज कुछ ही मिनटों में जल उठते थे। सदियों तक इस कहानी को केवल मिथक माना गया। इतिहासकारों का मानना था कि यह केवल कल्पना है, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता में ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान होना मुश्किल लगता था। लेकिन सवाल यह भी है कि आर्किमिडीज केवल गणितज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यांत्रिकी और इंजीनियरिंग में कई आविष्कार किए। क्या यह संभव है कि उन्होंने वास्तव में सूरज की ऊर्जा को हथियार के रूप में प्रयोग करने का तरीका खोज लिया हो? 2005 में अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT के छात्रों ने इस रहस्य को परखने की कोशिश की। उन्होंने पुराने जमाने जैसे कांस्य के दर्पण बनाए और उन्हें आर्किमिडीज की बताई पद्धति के अनुसार सजाया। नतीजा चौंकाने वाला था। सूरज की किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर लकड़ी के टारगेट को कुछ ही पलों में जला देती थीं। यह प्रयोग साबित करता है कि आर्किमिडीज की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं हो सकती, लेकिन असली रहस्य यही है। अगर यह सच था तो इतने वर्षों तक इतिहासकारों ने इसे क्यों नकारा? क्या यह तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि बाद की सभ्यताओं ने इसे दबा दिया, या फिर यह ज्ञान समय की धूल में खो गया और केवल कहानी बनकर रह गया? सोचिए, उस दौर में जब बारूद का नामो निशान भी नहीं था, आर्किमिडीज ने एक ऐसा हथियार बनाया होगा जो दुश्मनों को बिना छुए ही राख कर देता था। यह आधुनिक लेजर हथियारों की तरह ही काम करता था, ऊर्जा को केंद्रित करके लक्ष्य पर छोड़ना। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां स्रोत सूरज की रोशनी थी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह हथियार युद्ध में नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए साफ आसमान और परफेक्ट कोण की जरूरत होती थी। लेकिन अगर एक भी बार इसका इस्तेमाल हुआ होगा तो दुश्मनों के मन में गहरी दहशत बैठ गई होगी। यह हथियार न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता था, बल्कि मानसिक रूप से भी विरोधी को तोड़ देता था। आज जब हम आधुनिक समय के लेजर गन, सोलर वेपन्स और ऊर्जा आधारित हथियारों की बात करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सब वास्तव में नया है, या फिर यह वही पुरानी राह है जिस पर आर्किमिडीज हजारों साल पहले चल चुके थे। आर्किमिडीज का डेथ रे आज भी इतिहास और विज्ञान के बीच झूलता हुआ एक रहस्य है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं और उन्होंने कितनी गहराई तक ऊर्जा के रहस्यों को समझ लिया था। शायद यही कारण है कि आज भी यह सवाल अनुत्तरित है। क्या वास्तव में 212 ईसा पूर्व में दुनिया ने पहली बार प्राचीन लेजर हथियार का इस्तेमाल देखा था? नंबर 8,
प्राचीन चीनी सिस्मोग्राफ, धरती के कंपन को पकड़ने वाला अद्भुत यंत्र। हजारों साल पहले एक मशीन ने वो कर दिखाया जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए चुनौती है। जब ना उपग्रह थे, ना सेंसर और ना ही कोई अलार्म सिस्टम, और फिर भी जब धरती कांपती थी तो यह रहस्यमयी कांस्य यंत्र न केवल भूकंप को महसूस करता था बल्कि उसकी दिशा तक बता देता था। यह कोई जादू नहीं था बल्कि विज्ञान था, जंग का विज्ञान। साल 132 ईस्वी में चीनी वैज्ञानिक झांग हेंग ने दुनिया का पहला ज्ञात सिस्मोग्राफ बनाया। इसे कहा जाता था हॉ फेंग दी डोंग यी, यानी धरती के कंपन का निरीक्षक। यह उपकरण 8 विशालकाय ड्रैगनों से सजा हुआ था जो 8 दिशाओं का प्रतीक थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी धातु की गेंद रखी गई थी। ड्रैगनों के नीचे 8 मेंढक बने थे जिनके मुंह खुले थे, मानो गेंद पकड़ने के लिए तैयार हों। जब भी धरती में हलचल होती और भूकंप का कंपन आता तो जिस दिशा से वह कंपन आता उस दिशा का ड्रैगन अपनी गेंद छोड़ देता। वह गेंद नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिर जाती। इस तरह यह यंत्र तुरंत संकेत दे देता कि भूकंप किस दिशा से आया है। आज जब हम हाईटेक सेंसर और कंप्यूटराइज्ड अलार्म सिस्टम की मदद से भूकंप की पहचान करते हैं तो यह सोचना अद्भुत लगता है कि लगभग 2000 साल पहले ही एक व्यक्ति ने इतनी सटीकता से धरती के कंपन को समझने का तरीका खोज लिया था। इतिहासकार बताते हैं कि यह यंत्र सिर्फ सजावटी नहीं था बल्कि वास्तविक रूप से काम करता था। कई बार जब भूकंप दूर कहीं आता था तब भी यह सिस्मोग्राफ सही दिशा में गेंद गिराकर चेतावनी देता था। बाद में जब अधिकारियों ने जांच की तो पाया कि वास्तव में उसी दिशा में भूकंप आया था। यह सटीकता आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। सोचिए, उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भूकंप को देवताओं का क्रोध समझा जाता था, तब चीन में एक वैज्ञानिक ऐसा उपकरण बना रहा था जो प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझ रहा था। यह केवल तकनीकी कौशल नहीं था बल्कि यह उस सोच का प्रमाण था जिसमें इंसान प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था, न कि उससे डरने की। झांग हेंग ने इस यंत्र के जरिए यह साबित कर दिया कि वैज्ञानिक अवलोकन और गणना से प्राकृतिक घटनाओं को समझा जा सकता है। उनका यह आविष्कार न केवल उस युग की गहराई को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि प्राचीन सभ्यताएं तकनीक के मामले में उतनी पीछे नहीं थीं जितना हम आज सोचते हैं। आज आधुनिक सिस्मोग्राफ जटिल मशीनें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, उपग्रह डेटा और कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम शामिल हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी मूल सोच वही है, धरती के कंपन को पकड़ना और उसकी दिशा बताना। फर्क बस इतना है कि झांग हेंग ने यह काम बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल यांत्रिक संरचना के जरिए कर दिखाया था। यह प्रश्न आज भी रहस्य है कि आखिर उन्होंने इतनी गहरी समझ कैसे हासिल की। क्या यह सिर्फ अवलोकन और अभ्यास का परिणाम था, या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। प्राचीन चीनी सिस्मोग्राफ हमें यह एहसास कराता है कि इंसानी बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। सही अवलोकन और धैर्य से हजारों साल पहले भी लोग ऐसी तकनीकें बना सकते थे जिन्हें आज भी हम चमत्कार मानते हैं। झांग हेंग का यह आविष्कार इतिहास में सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की मिसाल है जिसने इंसान को प्रकृति के रहस्यों को समझने की नई राह दिखाई। नंबर 9, रोमन कंक्रीट, 2000 साल पुराना अटूट निर्माण रहस्य। वो इमारतें जो 2000 साल पहले बनाई गई थीं लेकिन आज भी मजबूती से खड़ी हैं। ना कोई दरार, ना जंग और ना ही गिरने का डर। जबकि हमारे आज के बनाए पुल और इमारतें मुश्किल से 100 से 200 साल भी नहीं टिक पाते। तो क्या रोमन लोगों के पास कोई रहस्यमयी तकनीक थी? असल में रोमन कंक्रीट आज के आधुनिक सीमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। इसका इस्तेमाल उन्होंने कोलोसियम, पैंथियन और सैकड़ों अन्य महान निर्माणों में किया जो आज भी समय की मार झेलते हुए खड़े हैं। यह कंक्रीट सिर्फ टिकाऊ ही नहीं था बल्कि इसमें एक विशेष गुण था, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज। यानी अगर इसमें दरारें आ भी जाएं तो समय के साथ यह खुद ब खुद भर जाती थी। यह संभव हुआ रोमन लोगों के खास मिश्रण की वजह से। वे चूना, समुद्री पानी और ज्वालामुखीय राख, वोल्केनिक ऐश को मिलाकर ऐसा फार्मूला तैयार करते थे
जिसमें अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रिया होती थी। जब यह मिश्रण पानी के संपर्क में आता तो धीरे धीरे और मजबूत होता चला जाता। दरारों में पानी जाने पर उसमें मौजूद खनिज क्रिस्टलाइज होकर खाली जगहों को भर देते। इस तरह कंक्रीट अपनी मरम्मत खुद करता था। आज के वैज्ञानिक भी इस प्राचीन फार्मूले को समझने और दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक सीमेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है, जबकि रोमन कंक्रीट न केवल टिकाऊ था बल्कि पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित भी था। यही कारण है कि आज की दुनिया इसे दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि हम भविष्य के लिए ज्यादा स्थायी निर्माण कर सकें। रोमन कंक्रीट की एक और खासियत यह थी कि यह समुद्री वातावरण में और भी मजबूत होता जाता था। सामान्यतः समुद्री पानी आधुनिक कंक्रीट को कमजोर करता है, लेकिन रोमन कंक्रीट में उल्टा असर होता था। समुद्री पानी इसमें मौजूद ज्वालामुखीय राख के साथ मिलकर ऐसे खनिज बनाता था जो पत्थर को और ज्यादा मजबूत कर देते थे। यही कारण है कि समुद्र किनारे बनी रोमन इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। सोचिए, 2000 साल पहले की एक सभ्यता जिसके पास आधुनिक मशीनें नहीं थीं, उसने ऐसा निर्माण किया जो हमारी आज की तकनीक से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। क्या यह सिर्फ प्रयोग और अनुभव का परिणाम था, या फिर उनके पास ऐसा गुप्त ज्ञान था जिसे समय के साथ हम खो बैठे? इतिहासकारों का कहना है कि रोमन लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति और रसायन विज्ञान के अद्भुत जानकार भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि पृथ्वी के तत्वों का सही उपयोग कैसे किया जाए। यही कारण है कि उनका बनाया हुआ कंक्रीट केवल इमारतों का आधार नहीं था, बल्कि एक तकनीकी क्रांति थी। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, तो रोमन कंक्रीट हमें यह सिखाता है कि स्थायी निर्माण ही भविष्य है। अगर हम इस प्राचीन रहस्य को पूरी तरह समझ लें, तो शायद हम भी ऐसे शहर बना सकें जो हजारों सालों तक खड़े रहें। रोमन कंक्रीट आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सच में प्रगति की है, या सिर्फ उन रास्तों को दोहरा रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पहले ही जान चुके थे। नंबर 10, माया कैलेंडर और खगोलीय गणना। समय के पार देखने वाली सभ्यता। जब आधुनिक दुनिया अंधकार में थी, एक सभ्यता ऐसी थी जो आकाश की ओर देखकर भविष्य पढ़ रही थी। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि माया सभ्यता की सच्ची कहानी है। माया लोगों ने एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम बनाया जिसे आज भी वैज्ञानिक दुनिया के सबसे सटीक कैलेंडरों में गिनते हैं। यह केवल समय गिनने का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसी खगोलीय गणना प्रणाली थी जो हजारों सालों के चक्र को ट्रैक करती थी। माया सभ्यता के पास लॉन्ग काउंट कैलेंडर था। यह कैलेंडर सिर्फ दिन, महीना और साल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चक्रों की भी गणना करता था। इसमें इतने लंबे समय को ट्रैक किया गया था कि उसमें पूरे युग और सभ्यताओं का उत्थान पतन दर्ज किया जा सकता था। वे केवल कैलेंडर नहीं बना रहे थे, वे समय की लय को समझ रहे थे। उन्होंने सौर ग्रहणों, चंद्र ग्रहणों और यहां तक कि शुक्र यानी वीनस की गति को भी इतनी बारीकी से नोट किया कि आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर भी उनकी सटीकता देखकर चौंक जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने यह सब बिना किसी दूरबीन या आधुनिक उपकरणों के केवल अपनी आंखों और गहरी गणना विद्या के आधार पर किया। 2012 का साल पूरी दुनिया को याद है। जब माया कैलेंडर का एक बड़ा चक्र समाप्त हुआ तो अफवाह फैल गई कि यह दुनिया के अंत की भविष्यवाणी है। लोग घबराने लगे, फिल्में बनी, दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई। लेकिन सच्चाई यह थी कि माया कैलेंडर का अंत मतलब दुनिया का अंत नहीं था। यह केवल एक बड़े खगोलीय चक्र का अंत और एक नए चक्र की शुरुआत थी। जैसे भारतीय पंचांग में कलयुग और सतयुग की परिक्रमा मानी जाती है, उसी तरह माया सभ्यता भी समय को चक्रों में बांट कर देखती थी। इतिहासकारों का मानना है कि माया खगोल शास्त्री दिन रात आसमान को देखते थे और ग्रहों की चाल को दर्ज करते थे। वे जानते थे कि आकाश का हर बदलाव पृथ्वी पर असर डालता है। उनके मंदिर और वेधशालाएं इस तरह बनाई जाती थीं कि सूरज और चांद की रोशनी खास दिनों पर ठीक उसी जगह पड़ती जहां से वे खगोलीय घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकें।
यह साबित करता है कि उनके पास केवल गणना ही नहीं बल्कि वास्तुकला और खगोल विज्ञान का अद्भुत संयोजन भी था। सोचिए, जब बाकी दुनिया समय को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त से माप रही थी, तब माया सभ्यता हजारों साल आगे तक का खगोलीय गणित कर रही थी। उनके कैलेंडर में केवल तिथियां नहीं थीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की लय दर्ज थी। आज भी वैज्ञानिक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी पुरानी सभ्यता के पास यह अद्भुत खगोलीय ज्ञान कैसे आया। क्या यह केवल पीढ़ियों से किए गए अवलोकन और अभ्यास का परिणाम था, या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान था जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी आगे था। माया कैलेंडर हमें यह एहसास कराता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता। यह एक ब्रह्मांडीय धड़कन है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो भविष्य की झलक भी देखी जा सकती है। इनकी खगोलीय गणनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमने सच में विकास किया है या फिर हम केवल उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।